नमस्कार दोस्तों, यदि आप खुद कोर्ट में कोई केस लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इस वीडियो में हम नोटिस को प्राप्त करने संबंधित सावधानियों का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो हमारे पिछले इस वीडियो का दूसरा पार्ट है और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारा निवेदन है कि अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को अवश्य देखें। सामान्यतः हर व्यक्ति को पता होता है कि कौन उसके खिलाफ केस या शिकायत कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में सजग रहने की ज़रूरत है। केस व मुकदमा तभी होता है जब बातचीत के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं या फिर कोई पक्ष एक दूसरे पर हावी होना या उसे परेशान करना चाहता हो। किसी भी मामले में कोर्ट या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमारा सफ़र तभी शुरू होता है जब हमें उसका नोटिस मिल जाता है। यदि आप एक अधिवक्ता नहीं हैं तो किसी भी केस में खुद को लड़ना एक जोखिम भरा कार्य भी है और यदि आपकी खुद की कानूनी क्षेत्र में पढ़ने की रुचि नहीं है तो हमारा निवेदन है कि इस जोखिम से दूर रहें। यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी मांगता है और आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सिविल और आपराधिक मामलों में ज़्यादातर नोटिस देने के तरीके लगभग समान ही है, विधि एक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नोटिस क्या होता है। किसी भी प्रकरण के कोर्ट या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने पर दूसरे विवादित पक्ष को सूचना देना ही नोटिस कहलाता है। यानी किसी ने शिकायत दी है पुलिस या कोर्ट के सामने, तो जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको सूचना देना नोटिस कहलाता है। यह लिखित में भी हो सकती है। पुलिस द्वारा जो नोटिस भेजे जाते हैं उनके साथ शिकायत की प्रति नहीं होती है, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आते हैं तो वो लिखित में होते हैं, उनके साथ शिकायत की प्रति शामिल होती है। नोटिस मुख्यतः दूसरे विवादित पक्ष को कोर्ट या पुलिस के समक्ष पेश होने की सूचना मात्र होती है। दोस्तों, कई लोग नोटिस का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। वह डर के मारे पुलिस स्टेशन जाने से भी खौफ खा बैठते हैं। कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है तो भी यही हाल होता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक सूचना है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है और न ही हमें डरना चाहिए। मुख्यतः जो नोटिस होता है वह आपको एक तारीख और समय दिया जाता है। वहाँ पर यदि पुलिस की तरफ से आया है तो पुलिस स्टेशन में और कोर्ट की तरफ से आया है तो कोर्ट में पेश होने की एक सूचना मात्र होती है, जहाँ पे आपका पक्ष सुना जाएगा। नोटिस के साथ आरोप पत्र या शिकायत की प्रति भी संलग्न भेजी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, यदि आपको नोटिस कोर्ट की तरफ से आता है तो आपको शिकायत की प्रति भी भेजी जाएगी, लेकिन यदि पुलिस की तरफ से यदि आपको कोई नोटिस मिला है तो वह आपको पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। मुख्यतः यदि देखा जाए तो हर पक्ष को ये पता होता है कि कौन उसके ऊपर केस करने वाला है या फिर कौन सा मामला उसके ऊपर दर्ज होने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको इस बात का अंदेशा न हो। किसी भी प्रकरण में नोटिस की विधिवत तामील अनिवार्य मानी गई है। दोस्तों, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप यदि इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रकरण में हमको नोटिस दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे पुलिस हो चाहे कोर्ट हो, कहीं पर भी यदि कोई भी प्रकरण दर्ज करवाया जाता है तो वहाँ पर नोटिस की तामील होना ज़रूरी है। एक पक्षीय कार्रवाई में पारित किए गए आदेश सामान्यतः वैलिड नहीं होते हैं। इनको हाईकोर्ट या जो भी अपीलकर्ता कोर्ट होता है वह नहीं मानता है। आपके अपील करने पर या रेस्पोंडेंट, चाहे आपने किसी के भी विरुद्ध कोई भी मामला पेश किया हो, यदि वह एक पक्षीय कार्रवाई से आदेश हुआ है तो उसको हाई कोर्ट रद्द कर देता है। नोटिस को भेजने के कौन कौन से माध्यम हैं? दोस्तों, नोटिस डाक सेवा से भी भेजा जाता है, कोर्ट के किसी कर्मचारी द्वारा भी भेजा जा सकता है और ईमेल, व्हाट्सएप, फैक्स आदि के द्वारा भी भेजा जाता है। दोस्तों, आपने अभी फ़िलहाल देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईमेल और व्हाट्सएप व फैक्स आदि के द्वारा भी नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि सामान्यतः यदि देखा जाए तो जितने भी व्यापारिक है, चाहे कंपनी हो या फैक्ट्री हो, इस तरीके के जितने भी है वो ईमेल के जरिए नोटिस की तामील ले लेते हैं। लेकिन व्हाट्सएप, फैक्स, ईमेल, यदि कोई व्यक्ति विशेष को यदि आपको नोटिस देना है तो वहाँ पर काफ़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। आप खुद ही एक चीज़ सोच के देखिए कि यदि वह व्यक्ति कोर्ट में आकर ये बोलता है कि मैं तो ये नंबर अब इस्तेमाल ही नहीं करता, तब आप क्या करोगे? कंपनी, फैक्ट्री या व्यावसायिक जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके मामले में ईमेल को वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह सूचना देने का सबसे शीघ्र सूचना पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष है, जो खुद व्यक्ति को आप किसी को तामील देना है तो वो आके बोलेगा मैं ये नंबर यूज़ नहीं करता, तो यहाँ पे कई सारे प्रावधान आ जाते हैं। उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम आ जाता है। नोटिस के बारे में अभी तक CRPC या IPC, CRPC
या सीपीसी में जो प्रावधान है उनको भी फिर देखना पड़ता है, कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, जो हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है वह इनको वरीयता अभी उतनी दे नहीं रहे हैं, वो नोटिस को फिजिकली भेजना ही सही मानते हैं। कोशिश कीजिए डाक सेवा या कोर्ट के कर्मचारी द्वारा नोटिस की तामील हो जाए, वह ज़्यादा सही है। क्योंकि यदि हम इस माध्यम से ईमेल, व्हाट्सएप, फैक्स द्वारा यदि कोई नोटिस की तामील हम कराते हैं तो हमको लगता है हमने करवा दी है, लेकिन आगे समस्याएं हो सकती है। हाईकोर्ट के द्वारा यदि इस प्रकार की कोई मंजूरी है या हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा कोई ऐसा सिस्टम है तो वहाँ पे जा सकती है, लेकिन अधीनस्थ जितने भी न्यायालय है, जिला न्यायालय तक के स्तर के हैं, वहाँ पर नोटिस की तामील ईमेल या व्हाट्सएप, फैक्स आदि के जरिए दिया जाना विधिमत अभी पूर्णतः सही नहीं माना गया है। आपको नोटिस कौन कौन भेज सकता है? वकील आपको किसी भी प्रकरण में सीधे नोटिस भेज सकता है। वकील किसी भी व्यक्ति या पक्षकार को संपत्ति, उधार, चेक वसूली जैसे मामलों में आपको नोटिस भेज सकते हैं। यह दीवानी व आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामलों में हो सकता है। यदि आपको वकील द्वारा कोई नोटिस भेजा गया है तो इसको ले लेना चाहिए, इसको लौटाना नहीं चाहिए, ये आपके पक्ष में जाता है। पुलिस जो नोटिस भेजती है वह धारा 41 CRPC में किसी व्यक्ति या पक्षकार के बयान आदि लेने के लिए और 91 CRPC में किसी व्यक्ति या पक्षकार, संगठन या संस्था से कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भेज सकती है। दोस्तों, सिविल कोर्ट आपको सीधे नोटिस भेज सकता है। सिविल कोर्ट का मतलब जो है हमारा वह यह है कि कोई भी प्रकरण जो ऐसा हो जो CPC के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो। जैसे आप CPC को ये मान सकते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, कोई भी ऐसे मामले जो सिविल नेचर के हैं उनके लिए सिविल प्रक्रिया होती है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी CPC के तहत नोटिस के साथ संलग्न शिकायत पत्र या पिटीशन की कॉपी भेजी जाती है। और सिविल कोर्ट के जितने भी मैटर होते हैं इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती है और पुलिस सामान्यतः इनमें सीधे नहीं होती है। आपको नोटिस लेने के लिए भी कोर्ट के कर्मचारी ही आते हैं या फिर डाक से आपको नोटिस मिलता है। यहाँ पे जो आपको नोटिस मिलेगा सिविल कोर्ट से, उसमें नोटिस के साथ में नोटिस 2 प्रति में होता है। एक प्रति आप साइन करके वापस देंगे, वो लेके जाएगा, और एक प्रति आपको देगा। साथ में उसकी शिकायत की जो कॉपी है वो भी आपके साथ रहती है। हम एक्चुअली इसको शिकायत तो नहीं बोलेंगे, इसको वाद पत्र बोलेंगे। किसी प्रकार का सिविल प्रकार का यदि वाद होता है तो उसका कॉपी इसके साथ आपको दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में किसी भी शिकायत पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने या जाँच करने का आदेश जो दिया जाता है वह है कि आपराधिक कोर्ट किसी भी पक्षकार को सीधे नोटिस भेज सकते हैं। जहाँ पर भी आपको कोई भी नोटिस ऐसा मिलता है जहाँ पे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि यह आपराधिक कोर्ट का मामला है। दोस्तों, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। नोटिस, यदि आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपके पास नोटिस आने वाला है तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज़, जहाँ तक संभव हो सके नोटिस उसी को प्राप्त करना चाहिए जिसको भेजा गया है। नोटिस को प्राप्त करते समय या कोई भी आपको सूचना देता है कि कोई नोटिस आया है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ये इसकी पहली शर्त है। वकील, पुलिस, सिविल व आपराधिक कोर्ट से नोटिस आने पर प्राप्त कर लेना चाहिए, वापस लौटाना नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि वकील, पुलिस, सिविल व आपराधिक कोर्ट, दोस्तों यहाँ पे बात हम फैमिली कोर्ट की नहीं कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट के जितने भी मामले हैं इनके बारे में हम अलग से बताएंगे, लेकिन वकील, पुलिस, सिविल व आपराधिक कोर्ट से आपको कोई भी नोटिस आता है तो आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, इसको लौटाना नहीं चाहिए। नोटिस प्राप्त करते समय प्राप्ति हस्ताक्षर के नीचे प्राप्ति की दिनांक व समय लिखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको कोई नोटिस मिला है तो जो नोटिस लेके आया वो आपसे हस्ताक्षर करवाता है। कई बार हमने देखा है कि जो पक्षकार नोटिस प्राप्त करता है वो सिर्फ साइन कर देता है और नीचे कुछ भी नहीं लिखता है। जब भी आप कोई भी नोटिस प्राप्त करेंगे वहाँ पे आप नीचे प्राप्त करने की दिनांक व समय ज़रूर लिखना है। यदि आप यह गलती नहीं करते हो तो कई भी जो भी आगे बुरे प्रभाव होते हैं, जो भी फर्जीवाड़ा होता है, आप उनसे बच सकते हो। यह यदि सावधानी आप नोटिस के दिन से ही शुरुआत करनी शुरू कर दें तो कोर्ट हो चाहे पुलिस हो, सभी प्रकार के मामलों में आपका बचाव हो सकता है। यदि जो नोटिस लेके आया है वह आपको दिनांक व समय लिखने से इनकार करें तो आप नोटिस मत लीजिए। आपको समय और दिनांक लिखना ही है, ये आप मान के चलिए, ये कई जगह पर आपका बचाव करे। यदि नोटिस पर संलग्न शिकायत या पिटीशन लिखा है तो पिटीशन की प्राप्ति पक्का कर लें।
दोस्तों कई बार हमने ये देखा है कि आपको नोटिस का एक पेज पकड़ा दिया जाता है, नोटिस के नीचे जब आप क्या है कि नोटिस को पढ़ते भी नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि नोटिस पढ़ने से पहले ही वो कहता है आप यहाँ साइन कर दो, पढ़ना बाद में। आप नोटिस को पढ़ लीजिए। यदि नोटिस में कहीं पे भी लिखा है कि इसके साथ शिकायत की प्रति या पिटीशन संलग्न है, तो आप देखिए कि वो कॉपी आपको मिली है कि नहीं मिली है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि सिर्फ नोटिस मिल जाता है, तारीख लिखी है, समय लिखा है, कोर्ट लिखा है, लेकिन शिकायत की प्रति है ही नहीं उसमें, जबकि नोटिस के ऊपर लिखा हुआ है कि ये नोटिस संलग्न शिकायत पत्र आपको भेजा जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ बिल्कुल ही पक्का करना है कि आपको जो शिकायत है, वो पिटीशन है, उसकी कॉपी इसके साथ लगी है कि नहीं लगी है। आपको ये चीज़ पक्का करनी है। दोस्तों यदि पिटीशन की कॉपी संलग्न नहीं है, दोस्तों आपको है ना ध्यान देना है कि यदि पिटीशन की कॉपी संलग्न नहीं है तो आपको हस्ताक्षर प्राप्ति के ऊपर पिटीशन की कॉपी संलग्न नहीं है, आपको ये ज़रूर लिखना है। आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। कई बार जो कॉपी नहीं मिलती है तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप नोटिस लेने से मना कर दें, तो आपको नोटिस लेना है, लेकिन जहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हो उसके ऊपर आपको लिखना है कि नोटिस के साथ में आपको पिटीशन की कॉपी नहीं मिली है। दोस्तों ये चीज़ नोटिस की विधिवत तामील नहीं मानी जाती है। यदि आपको नोटिस मिला और शिकायत की प्रति नहीं मिली है तो ये नोटिस की पूर्णतया तामील नहीं है, आपको इतला मिली है, आरोप नहीं मिले। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको नोटिस को ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। नोटिस को देख के घबराएं नहीं। यदि आपको डर लग रहा है तो 3-4 बार और पढ़ लीजिए, आपका डर दूर भाग जाएगा। अभी जो हमने छोटा सा ये वीडियो बनाया था, ये आपको सिर्फ थोड़ा सा जागरूक करने के लिए बनाया था, क्योंकि किसी कोर्ट केस की जो शुरुआत है वो हमको नोटिस की प्राप्ति से ही हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि जो हमने ये बताया है ये आपको सिविल और आपराधिक मामलों के लिए बताया है, और आने वाला जो हमारा वीडियो है वो इसका भाग 3 होगा। ये हम लेके आएंगे फैमिली कोर्ट के जितने भी प्रकरण हैं, जैसे 498A, 125 CRPC और घरेलू हिंसा में यदि आपको नोटिस मिलता है तो आपको क्या सावधानी रखनी है। दोस्तों इसके ऊपर हम अलग से वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यह मामले सिविल और आपराधिक मामलों से भी अलग ही किस्म के होते हैं। वहाँ पे आपका इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको नुकसान कुछ अलग ही तरीके का होता है। ये प्रकरण किसी को परेशान करने के लिए और उसका शोषण करने के लिए बने हैं। इनको लड़ने के लिए अलग तरीका और अलग व्यवहार नोटिस के दिन से ही हमको शुरुआत करनी है। इसलिए दोस्तों ये जो तीसरा भाग है ये हम जल्द ही लेके आएंगे, आप इसको अवश्य देखिएगा।